बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का अनसॉल्व्ड सेट नंबर सी देखेंगे 2023 का जो है। हमने पहले भी बताया कि इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं जो आपके 2024 के सिलेबस में हैं। हम उन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। पहला क्वेश्चन है 180 ग्राम जल 180 ग्राम जल में कितने मोल होंगे। तो मोल का फार्मूला होता है n बराबर W/m अणुभार जो है द्रव्यमान बटे अणुभार। द्रव्यमान इसका 180 ग्राम दिया गया है और भार जल का 18 होता है। डिवाइड करोगे आप तो 10 मोल आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 10 मोल। तो ऑप्शन देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला है अभिक्रिया दी गई है A+2B से उत्पाद बन रहा है। इसमें रेट दर दिया गया है, दर का वेग नियम दिया गया है। ये की सांद्रता की घात 1 है और B की सांद्रता की घात 2 है। इन दोनों को आप जब जोड़ देंगे तो आपको अभिक्रिया की कोट साथ में अभिक्रिया की आणविकता मिल जाएगी। तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला कैनिजारो द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा H नहीं होता इसलिए कैनिजारो देता है। और इससे क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड चूँकि HCHO होता है तो एक कार्बन वाला ये एल्कोहल, एक कार्बन वाला एल्कोहल और एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मेथेन, मेथिल साइनाइड, ये सब तो होंगे नहीं। आप मेथिल एल्कोहल दिया गया ऑप्शन में, तो आपका हो जाएगा हाँ मेथेनोइक अम्ल होता या सोडियम मेथेनोएट होता तो भी आंसर हो सकता था। अगला है 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन ये है 1 डिग्री अमीन क्लोरोफॉर्म के साथ में KOH या NaOH की उपस्थिति में जब क्रिया करता है तो ये एल्किल जो है आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड। और ये कार्बिल एमीन अपक्रिया के लिए होता है, प्राथमिक एमीन की पहचान के लिए। तो ये आपका हो जाएगा कार्बिल एमीन अपक्रिया। अगला ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल होते हैं। तो ग्लूकोज बना लीजिए आप, CHO, CHOH, CHOH, CH2OH। देखिए ये एक OH है, ये भी है, ये है। ये चारों के चारों OH जिस कार्बन से लगे हैं वो कार्बन 2 बॉन्ड से लगे हुए हैं, इसलिए तो चारों हो जाएंगे 2 डिग्री के। 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा आपका, या 2 डिग्री OH हो जाएगा। और ये जो लास्ट बचा एक ही कार्बन से लगा हुआ है, इसलिए आपका आंसर होगा 1 डिग्री के, है ना। तो 1 डिग्री का कितने हैं, 1 है, केवल 1 आपका ये वाला 1 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 2 द्रवों A तथा B के वाष्प दाब दिए गए हैं। 2 द्रव हैं, शुद्ध अवस्था में इनका वाष्प दाब दिया गया है। शुद्ध अवस्था में ये द्रव है, इसका वाष्प दाब दिया गया आपको 80 mm मिलीमीटर मरकरी। और B अवयव जो है शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब दिया गया है 60 mm Hg। साथ में मोल भी दिया गया है, यानी कि ये के कुल 3 मोल हैं और B के कुल 2 मोल हैं। तो आपसे P टोटल पूछा गया है। P टोटल क्या होगा, है ना। जब दोनों को मिला देंगे, दोनों को एक ही कंटेनर में अगर घोल दें, मिला दें, तब इसका वाष्प दाब क्या होगा ये पूछा गया है। इन दोनों को घोल दिया जाए। तो P टोटल का फार्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं। PA प्लस PV जो आंशिक दाब है ना। तो आपका आ जाता है P टोटल इक्वल टू, आप इसको लिखते हैं P0, ये वास्तविक जो इसका वाष्प दाब है, मोल अंश A का
प्लस वास्तविक जो उसका वास्तव है बी का गुणे मूल अंश बी का मूल प्रभाज बी का। तो आपका ये सूत्र है ना। अब इसमें आप रख दीजिए, पहले तो आप मोलेंस निकाल लीजिए, एक्स से निकाल लीजिए, तो ये नहीं है पान एन ए प्लस एन बी लिखोगे आप, तो ये नहीं 3/2 + 3 यानी कि 5 हो जाएगा। दूसरा आप एक्स बी जब निकालोगे तो आप ऊपर लिखोगे एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, तो 2/5 हो जाएगा आपका। तो दोनों अपने निकाल लिया। अब इसमें आप मान रख दीजिए पी टोटल इक्वल टू पी ये आपका दिया गया देखिए 80 गुणे 3/5 + 60 गुणे 2/5। हल करिएगा इसको, 16 पंचे 80, 16 हो जाएगा, 16 गुणे 3 और 12 पंचे 60, 12 गुणे 2। हल करिए, 16 दूनी 32, 16 3 48, 12 दूना 24। इसको आप ऐड करेंगे तो 72 मिलीमीटर मरकरी आपका पी टोटल, उस दोनों घोलों का मिश्रण का पी टोटल कितना जाएगा 72 मिलीमीटर मरकरी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सिल्वर नाइट्रेट के घोल को कापर के क्षण को डुबाने से घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है। देखिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसमें आप क्या मिला रहे हैं, कॉपर की रॉड सॉलिड मिला रहे हैं, तो विलेन नीला हो जाता है। क्यों नीला हो जाता है, क्योंकि कॉपर की क्रियाशीलता जो होती है ज़्यादा होती है सिल्वर से। तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को प्रतिस्थापित कर देगा, अपना साल्ट बनाएगा कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर नाइट्रेट, चूँकि नाइट्रेट लिया गया है यहाँ पे, तो बनेगा कॉपर नाइट्रेट और प्लस सिल्वर आपका सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा सॉलिड के रूप में। तो यहाँ कॉपर नाइट्रेट जब देखोगे तो Cu+2 के रूप में है। कॉपर पर कितना आवेश है, +2, क्यूप्रिक अवस्था में है ये, है ना। और कॉपर +2 का कलर जो होता है वो नीला कलर का होता है। कैसा होता है, नीला रंग का होता है। अगला है उपसंयोजी यौगिक में कॉपर पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो कॉपर ये आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिख के बताना है इसलिए 60 तरीका नहीं यूज करेंगे हम। यहाँ पे आप मान लेते हैं कॉपर का X होगा, तो आप जानते हैं कॉपर का X प्लस अमोनिया पर कोई आवेश नहीं होता तो 0, प्लस सल्फेट पर -2 होता है तो -2, और इस यौगिक पर कोई भी आवेश नहीं तो इसलिए बराबर 0। तो आप सॉल्व करेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा +2, यानी कि कॉपर पर कितना आवेश है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। कॉपर जो है वो +2 अवस्था में है। अगला ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया। ये ग्लूकोज जो है ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो पिछले अनसॉल्व्ड सीरीज में जो पिछला हमने सेट किया था उसमें से कॉमन है, उसमें से लिया गया है ना। Br2H2, ये जो आपका CHO समूह है ये ऑक्सीकृत हो जाएगा COOH में, और बाकी वैसा ही रहेगा CHOH का होल 4 और CH2OH। इसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल है, ग्लूकोनिक अम्ल। नेट समीकरण यानी निर्दिष्ट समीकरण जो होता है, नेट समीकरण बताना है आपको। क्या होता है, हमने आपको ये पहले भी पिछले वीडियो में आपने किया था, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT
आर गैस नियतांक, टी टेम्परेचर केल्विन में, एन अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन और एफ फैराडे नियतांक, लॉग उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो ये आपका हो जाएगा इनर्ट सेल। इससे क्या कर सकते हो आप, इसे आप ई सेल निकाल सकते हो, सेल का विभव निकाल सकते हो, मानक विभव निकाल सकते हो, ई सेल निकाल सकते हो, ई नॉट सेल ज्ञात कर सकते हो, आप अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हो, टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हो और कंसंट्रेशन ज्ञात किया जा सकता है। तो ये आप लिख देंगे। इसका उपयोग क्या है, दिए गए सेल का इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन, ताप तथा अपकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता को ज्ञात किया जा सकता है। एसिटिलीकरण क्या है, देखिए एसिटिल समूह क्या होता है आप सब जानते हैं। ये जो समूह होता है ये एसिटिल समूह कहलाता है। अब ये जब जुड़ता है तो ये कहलाएगा एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण क्या होता है, देखिए OH NH2 NH या SH समूह रखने वाले वाले यौगिक में RCO का योजन है ना, एसिटिलीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसिटिलीकरण कहलाएगा। इस एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा RNH2, और यहाँ पे आप R डैश हमने ले लिया, CO क्या होगा यहाँ पे, फिर से लिख देता हूँ मैं इसको। मान लीजिए RNH2 ये प्राथमिक एमीन है, इसके साथ जो अभिक्रिया कर रहा है वो RC+O बांड Cl है, ये एसिटिल क्लोराइड है। तो क्या होगा, एक H और एक Cl निकल जाएगा, बाकी ये ऐड होके लिख दिया जाएगा RNH C+O बांड NHR, है ना। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। अगला है प्रोटीन के विकृतीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रोटीन कैसे विकृतीकरण होता है, प्रोटीन कैसे खराब होता है। प्रोटीन को बहुत ज़्यादा गर्म कर दो, प्रोटीन को ज़्यादा गर्म करने पर या अत्यधिक प्रबल जो है सांद अम्ल या सांद क्षार मिलाएं तो क्या होगा, इसकी जैविक क्रियाशीलता और वास्तविक संरचना जो होती है नष्ट हो जाती है। तो इसे हम प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय में क्या होगा, कारक हटाने पर ये पुनः अपनी वास्तविक संरचना में और जैविक क्रियाशीलता में वापस हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, दुर्बल बॉन्ड टूटता है। जबकि अनुत्क्रमणीय क्या होगा, जिस कारण से ये खराब हुए थे उसे दोबारा हटा लिया जाए तो पुनः ये अपनी क्रियाशीलता में वापस नहीं आते हैं, अपना कार्य नहीं करते हैं, अपनी संरचना को गेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड ही टूट जाता है। अगला क्वेश्चन, 27 डिग्री सेल्सियस पर आपको m/10 बिलियन प्रासरण दाब ज्ञात करना है। तो प्रासरण दाब का फॉर्मूला क्या होता है, पाई = CRT। आपको पाई निकालना है, सी दिया गया आपको m/10 यानी कि 1/10, आर का मान 0.0821,
टी 27 डिग्री सेल्सियस आपको केल्विन में लेना होता है, तो केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस को 273 जोड़ दोगे, तो 27 + 273 सब ब्रैकेट में लिख लीजिए। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे इसको तो 1/10 मल्टीप्लाई 0.0821 गुणे 300 है ना। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या 30। तो गुणा कर लीजिए इसको, 3 × 9 3, 3 दूनी 6 और 3 8 24, 1 0, 4 अंक बाद दशमलव है ना। तो 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे आप यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा 2.4 मिलीमीटर या ATM वायुमंडल लिखेंगे आप, यानी लगभग 2.5 ATM। कितना दाब आएगा, लगभग आपका आंसर आएगा 2.5 ATM है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पूर्ण की अभिक्रिया के लिए आपको कुछ डाटा दिए गए हैं, इससे आपको वेग स्थिरांक निकालना है। तो देखिए क्या दिया गया, 60 मिनट ये आपका टाइम हो गया। प्रारंभिक सांद्रता ये आपका E0 दिया गया है। ये 60 मिनट बाद क्या हो गया, तो ये AT दिया गया है ना। बाकी तो आपको मतलब नहीं है, क्योंकि K बराबर होता है 2.303 प्रथम कोण अभिक्रिया के लिए T × log A0/AT। आप सारा रख दीजिए, K = 2.303/T 60 मिनट log 1.2 10⁻⁻² 2/0.2 × 10⁻², ये दिया गया है। तो ये ख़त्म हो जाएगा आपका, दशमलव हट जाएगा है ना। 2 4 दिया गया है, अंक छोड़ दिया मैंने यहाँ पे। वन 1.24 × 10⁻², ये आपका कट जाएगा। दशमलव हटाओ, 2.12, तो आपका log 6.2 आ जाएगा। log 6.2, K = 2.303/60। अब चूँकि log 6.20 का मान अप्रॉक्स होता है आपका 0.8, तो आप 0.8 रख देंगे। K = 2.303/60 मल्टीप्लाई 0.8 है ना। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो कितना जाएगा, पूरा सॉल्व करने पर आपका 3.07, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 3.07 × 10⁻² मिनट इनवर्स आएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा इसको थोड़ा सा। और अगला संक्रमण तत्व के 4 परिविशेषताएं लिखिए। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, जिनके बाहरी 2 कोष अपूर्ण होते हैं, भरे नहीं होते, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व में क्या होता है, सामान्य आक्सीय अवस्था में जो डी उपकोष होते हैं, डी उपकोष भरे होते हैं और आमतौर इन्हें संक्रमण तत्वों के रूप में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन तत्वों में सामान्य आक्सीय अवस्था क्या जो होती है वो n-1D1 और आपका 1s1 से में 1 to 2 तक होता है ना। ये आपका अलग लिखा हुआ है, ये अलग है। n-1 D1 से, यानी D में 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और S में 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
अगला संक्रमण तत्वों में आयन तथा यौगिक कैसे होते हैं। संक्रमण तत्वों के आयन और यौगिक रंगीन होते हैं। अगला है उपसंयोजी यौगिक के लिए आईपीएससी पर संक्षिप्त टिप्पणी। आईपीएससी का नाम लिखते समय पहले धनायन को बाद में ऋणायन को। दूसरा बात, धनायन तथा ऋणायन आयन की संख्या का उल्लेख नहीं करती। ये नहीं बताना होता कितने धनायन है कितने ऋणायन है। संकुल यौगिक जब लिखते हैं तो लिगेंड को अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। एमाइन और क्लोरीन दोनों आया है तो सबसे पहले आप एमाइन लिखोगे, क्लोरीन बाद में लिखोगे, ऐसा होता है। इसमें लिगेंड की संख्या क्रमशः अगर 2 4 2 6 4 8 2 4 ये हैं जो है, मान लीजिए 2 है तो डाई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 3 है तो ट्राई, 6 है तो हेक्सा, इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना, इसका उपयोग करेंगे। अगला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की 2 विधियों समीकरण लिखिए तथा एथिल अल्कोहल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से भिन्न ताप पर अपक्रिया बताना है ना। देखिएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी एक OH वाला अल्कोहल। देखिए, पहले तो आप एल्किल हैलाइड का अगर ऑक्सीकरण करा दें, प्रबल ऑक्सीकारक, जैसे KMnO4 है, K2Cr2 7 है, तो आपका ये CH3 आपको क्या बनाना है, एल्कोहल। तो आप चयन कराएंगे, सॉरी, आपको एल्कोहल बनाना है तो आप अपचयन कराएंगे, है ना। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाना है आपको, तो पहले आप एल्कीन से बना लीजिए। इसे मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे जल योजन कराएंगे अम्लीय माध्यम में, तो क्या होगा, आपका एल्कीन प्राप्त होगा CH3COH है ना। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, देख लीजिए। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 अम्लीय माध्यम में जल योजन, है ना, CH3CH, यहाँ पे OH लगेगा और ये आपका CH3 हो जाएगा, ठीक है। अगला है ग्रिग्नार्ड अपक्रमक। ग्रिग्नार्ड अपक्रमक मान लीजिए आपने लिया CH2 MgCl, है ना। अगर आपने HCHO ले लिया है तो क्या बनेगा, इसमें से निकलता क्या है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, CH3CH2 माइनस निकलेगा। ये भी क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऊपर माइनस आएगा ऑक्सीजन पर, नीचे प्लस आएगा, इसलिए क्या होगा, ये जो समूह है इलेक्ट्रोफाइल है, ये कार्बोनिल समूह के पास में जाकर लगेगा, ठीक है। CH3CH2CH2, देखिए यहाँ पर पहले मैंने इसके लिखा CH3CH2, इसके बाद में ये CH2 और फिर इसका एक OH, है ना। ये आपका 2 विधियाँ हो गई। और इसे अलग अलग ताप पर गर्म करने पर क्या होता है, देखिए, ये आपका OH है, इसको अलग अलग ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करो। देखो आपको क्या लेना है, कंसनट्रेट H2SO4
यहाँ तापमान एक तो आपको 140 डिग्री सेल्सियस पर, और वही सेम रिएक्शन होगी बस 170 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर से ये एल्कीन में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर अगर कम है तो क्या होगा, ये जो आपका अल्कोहल है दोबारा जो है ईथर बन जाएगा, है ना। CH3 CH3 का होल ट्वाइस O, है ना, 2 बार। और ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 सॉरी। अगला है निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। RTR फिनॉल, इसमें क्या है, फिनॉल की अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म से कराओगे तो क्या बनेगा, इसमें सल्फोनील्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिएगा ये फिनॉल है आपका, फिनॉल की अभिक्रिया किससे करानी है, क्लोरोफॉर्म से। CHCl3 और एक्वस KOH लेना है, क्या बनेगा, सल्फोनील्डिहाइड बनेगा। सीधा मैं उत्पाद लिख रहा हूँ, कोई मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। या इसी कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। कोलब्रे अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें सोडियम फिनॉक्साइड लिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा क्रियाशील होगा सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से जब क्रिया कराते हैं इसके बाद में जलयोजन कराते हैं अम्लीय माध्यम में, तो आपको सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होगा। अगला है पिक्रिक अम्ल, क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल लाना है। तो क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसे क्या बनाना है, पिक्रिक अम्ल। देखिए आपका OH NO2 NO2 ये आपका पिक्रिक अम्ल होगा। कैसे बनेगा ये, देखिए सबसे पहली बात तो आप जो है नाइट्रीकरण कराइए इसका, है ना। नाइट्रीकरण के लिए कंसनट्रेट HNO3 लेंगे और ये आपका आर्थोपैरा का जो व्युत्पन्न प्राप्त होगा NO2 आपको आर्थोपैरा पर ही लगाना है। अब दोबारा ये चूँकि अब यहीं पे अगर हम इसी पर NaOH से क्रिया कराते तो बहुत ताप लेना पड़ता, लेकिन अब इसे NaOH से क्रिया करा दें बहुत सूक्ष्म ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा, जो Cl है वो OH द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, है ना। ऐसे अगला है डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, ये आपकी क्लोरोबेंजीन है ही है, तो क्लोरीनीकरण कराइए, Cl2 ले लीजिए, साथ में एनहाइड्रस AlCl3, इससे क्या निकलेगा, Cl प्लस निकलेगा। और Cl प्लस कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो आर्थोपैरा पर जा करके लगेगा Cl या Cl। देखिए अगला क्लोरोबेंजीन से सल्फोनिक एसिड या क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाना है आपको। किससे बनाना है, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाना है। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन है, सल्फोनिक अम्ल के लिए क्या करोगे, कंसनट्रेट H2SO4 से आपको अपक्रिया करानी है, तो आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, है ना। ये आपका क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो गया। अगला है हाइलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक नाभिक रागी स्नेही अपक्रिया जो होती है प्रतिस्थापन अपक्रिया बताना है। तो देखो भैया हाइलो एल्केन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, हाइलो एल्केन इसके पास नेगेटिव प्रेरण प्रभाव होता है,
इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, तो बगल वाले इलेक्ट्रॉनों पर, बगल वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन लेकिन सुनिए, लेकिन क्लोरीन के पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अनुनाद द्वारा इस रिंग में भेजते हैं, जिससे क्या होता है, इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है वो ओवरऑल बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेरण प्रभाव से अनुनाद का जो प्रभाव होता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है, जिससे हेलोएल्केन नाभिक रागी को आर्थो पैरा निर्देशित करते हैं। तो इसको आप लिख लीजिएगा, क्लोरीन अनुनाद द्वारा आर्थो तथा पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रागी जो होते हैं आर्थो तथा पैरा पर लगते हैं, जबकि जो नाभिक स्नेही होता है, नाभिक रागी मेटा पर लगता है ना। बस ये बात ध्यान के देख के रखना है आपको। मान लीजिए ये आपका ये क्लोरोबेंजीन है, आप यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल लेके आएंगे तो कहाँ पर लगेगा, ये न्यूक्लियोफाइल आपका कहाँ लगेगा, ये आर्थो हो गया, पैरा हो गया, तो यहाँ लगेगा, ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लगेगा, है ना। अगला देखिएगा, आपको निम्नलिखित में से क्या करना है, निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करोगे, बेंजोइक अम्ल, निम्नलिखित से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, तो टायलिन से बेंजोइक अम्ल लाना है आपको। यहीं पे से कर दे रहा हूँ, टायलिन से बेंजोइक अम्ल, टायलिन से आपको बनाना है बेंजोइक अम्ल, ये COOH हो गया। टायलिन कैसे होता है, बेंजीन रिंग के साथ में एक CH3, ये मेथिल बेंजीन है ना। प्रबल ऑक्सी कारक लेना है यहाँ पे आपको, प्रबल ऑक्सी कारक जैसे K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में, तो क्या हो जाएगा, ये बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, है ना। अगला है बेंजामाइड से बनाना है आपको बेंजोइक अम्ल। ये कैसे बनेगा, तो पहले देखो बेंजामाइड क्या होता क्या है, तुमको ये पता होना चाहिए कि बेंजामाइड क्या होता है, CONH2 होता है। तो इसका अम्लीय माध्यम में जलयोजन कराइए, H2 अम्लीय माध्यम में, है ना। क्या करोगे, यहाँ से ये अम्ल भी उत्पन्न है, तो इधर H और इधर OH, तो इसलिए क्या बनेगा, साथ में NH2 बनेगा, सॉरी NH3 बनेगा। आपका अगला है बेंजोएट से बेंजोइक अम्ल, एथिल बेंजोएट, तो एथिल बेंजोएट से क्या बनाना है आपको, बेंजोइक अम्ल बनाना है ना। तो एथिल बेंजोएट क्या होता है, देखिए C डबल बॉन्ड O C2H5 जो है वो एथिल बेंजोएट है। यहाँ भी जल योजन होगा तो यहाँ पे आपको OH देना है, जल देना है, तो आपका बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। साथ में क्या बनेगा, CH3 CH2 OH बन जाएगा, है ना। अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी। एल्डोल संघनन हमने अभी पिछले वीडियो में करवाया है, पिछला
क्या बताया था यहाँ पे आपको, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा H होता है वो एल्डोल अपक्रिया देते हैं। तो आपको जब अपक्रिया करानी हो तो 2 अणुओं को लिखते हैं और एक में हम क्या करते हैं, कार्बोनिल समूह ओपन करके लिखते हैं, दूसरे में हाइड्रोजन। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ H के पास लिखना है और ये वाला इसके साथ लिखना है। तो आपका क्या बनेगा, आपका उत्पाद क्या बनेगा, ये जलीय NaOH की उपस्थिति में होता है। ये आपका क्या बनेगा, देखिए R, मैं यहाँ पे R डैश लगा देता हूँ, R डैश R डैश R डैश ये मैंने लिखा R डैश, फिर CHOH, ये इतना हो गया ये वाला भाग। अब हम लिखेंगे ये पूरा, इसे लगा है CH2, फिर R, फिर CHO, है ना। अब संघनन में क्या होगा, जो CHO होता है उसी के अल्फा स्थान से H और बीटा स्थान से OH निकलता है ये। तो संघनन में क्या होगा, गर्म करोगे तो आपका बन जाएगा RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 तो CHO, ये आपका संघनन उत्पाद बन गया। बी कार्बोक्सिलिक क्रम में क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनको सोडा लाइम के साथ जब गर्म किया जाता है, सोडा लाइम के साथ में जब गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और एल्कीन प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपका ये जो है सेट नंबर C समाप्त हुआ और अगला सेट जो है बहुत जल्द हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें।